नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है 498 की ट्रायल में कितना समय लगता है। एक व्यूवर्स ने पूछा है कि सर 498 के जो मामले होते हैं उनमें कितना समय कोर्ट ले लेता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा करें, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन पे अवश्य दबा ले ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब बात करते हैं 498A के बारे में। आखिर 498A के ट्रायल के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि 498A है क्या। आपने आईपीसी का नाम सुना होगा, भारतीय दंड संहिता, जिसे शॉर्ट में इंडियन पेनल कोड इंग्लिश में कहा जाता है और शॉर्ट में उसे कहते हैं आईपीसी। भारत के भीतर जो भी अपराध होते हैं वो इस संहिता के तहत, जो भी आईपीसी है इसके तहत आ जाते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर पनिशमेंट करना हो, दंड देना हो, तो वो इस संहिता के तहत दिया जाता है, इस कोड के तहत दिया जाता है। अब बात यह आती है कि इसका एक सेक्शन है 498A। इसमें यह प्रोविजन किया गया है, अगर कोई महिला है जिसे दहेज की मांग को लेकर उसका पति या पति के नातेदार, मतलब उसके रिश्तेदार परेशान करते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कैसे भी, तो ऐसी दशा में 498A का मुकदमा दर्ज हो जाता है थाने में, या फिर कोर्ट के माध्यम से भी थाने में दर्ज होता है, एक डायरेक्टली भी दर्ज होता है। जैसे डायरेक्टली आप थाने में गए, एफआईआर लिखवाई, लिख ली, कई बार मना कर देते हैं थाने वाले, तो आप कोर्ट में आए, कोर्ट से आपने इस्तीगासा पेश करवाया, परिवाद पेश किया, और फिर आपकी जो परिवाद में कोर्ट ने सुनवाई की, सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 156(3) के तहत उसे थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए, लेखबद्ध करने के लिए भेज दिया। तो ये दो तरीके होते हैं। कैसे भी कंडीशन रही हो, जब कोर्ट में उस मामले में चार्जशीट आ जाती है, पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पुलिस पाती है कि हाँ वास्तव में उस महिला के साथ, लड़की के साथ, जो भी है, उस विवाहिता के साथ ऐसी घटना हुई है, क्रूरता उसके साथ हुई है, 498A का मुकदमा उसके खिलाफ जो दर्ज कराया गया है वो सही तरह दर्ज करवाया गया है, तो ऐसी दशा में कोर्ट में चार्जशीट पेश होती है, जिन किन्हीं व्यक्तियों का उसमें नाम लिखाया गया है और पुलिस जिन्हें मुलजिम मानती है। कोर्ट में चार्जशीट आ जाती है, और जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाती है, जो मुलजिम होते हैं वो जमानत करवा लेते हैं अपनी। कोई भी अपनी तरफ से लॉयर खड़े करते हैं और 2 मिनट का आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद में उनकी जमानत हो जाती है, बेल हो जाती है, उनकी ग्रांट कर दी जाती है। यह निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि बेल उनकी हो ही जाती है। कई बार ये पूछा जाता है कि बेल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो आप निश्चित माने कि 498 के मामलों में बेल हो जाएगी लोअर कोर्ट से, जिसमें चार्जशीट पेश की जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट चार्ज करता है, उसके अंदर चार्ज से पहले चार्ज बहस भी होती है, फिर चार्ज फ्रेम करता है, उस पर आरोप लगाता है कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है, क्या आप इस आरोप को मानते हैं या अनुवीक्षा चाहते हैं, क्या चाहते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें उस पर लिख देता है कि भाई आपने ये अपराध इतनी तारीख को इतनी बजे किया है, आपके ऊपर ये आरोप है। उसके बाद में ट्रायल शुरू होती है। पहली स्टेज जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन पक्ष है, जो परिवादी मान ले, एक तरीके से समझने की दृष्टि से, जो महिला है, विवाहिता है, जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, उसकी तरफ से बयान वगैरह होते हैं, साक्ष्य पेश करने होते हैं उसे। उनके बयान होने के बाद बयान मुलजिम में फाइल चली जाती है, और उसके बाद अगर अभियुक्त चाहता है साक्ष्य छपाई पेश करना, अपनी ओर से एविडेंस पेश करना, तो फिर उनके एविडेंस में चली जाती है, और उसके बाद कोर्ट उसमें जजमेंट करता है। अब ये कहने को तो मैंने 1 मिनट में ही सारी प्रोसेस बता दी आपको कि कोर्ट में चार्जशीट आई, बेल करवा ली, बेल कराने के बाद चार्ज बहस हुई, चार्ज लग गया, एविडेंस हुई, बयान मुलजिम हुए, बयान मुलजिम होने के बाद जो साक्ष्य छपाई पेश करना चाहता है एक्यूज्ड, तो उसने साक्ष्य छपाई पेश कर दी और जजमेंट हो गई। लेकिन ये कहने भर से नहीं होता, इसमें अगर कोर्ट ट्रायल करता है तो लगभग आप मान के चले 3 से 4 साल तो कम से कम लग जाते हैं। अगर कोर्ट अपनी बैठकें नियमित रूप से कर रहा है और कार्रवाई बिल्कुल सटीक तरीके से कोर्ट में चलती है, तो ऐसी दशा में कम से कम ये समय लग जाता है। और कोर्ट का रुख अगर नॉर्मल है, तो जो एक्यूज के वकील है वही इन्हें नहीं करते हुए 2 या 3 साल और ज़्यादा डिले करवा देते हैं। कई बार उनकी हाजिरी माफ़ी आ जाती है, चार्ज में भी आ जाती है, तो हर चीज़ में उनकी तरफ से डिले करने की कोशिश की जाती है एक्यूज्ड की तरफ से। तो फिर ऐसी दशा में जो ये अवधि मैंने बताई 3 साल की, 4 साल की, ये अवधि बढ़ जाती है। तो अमूमन तो आप ये माने कि 3 से 4 साल तो देखो इसकी ट्रायल में लगेंगे आपको। और अगर आपका जो एक्यूज्ड है उसका लॉयर और भी कुछ समय लेना चाह रहा है, किसी भी बार कोई एप्लीकेशन भी मूव कर रहा है, या किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि हो रही है ऐसी कि वो उन्हें हाजिर नहीं कर रहा है, एविडेंस में भी समय ले रहा है, एक बार में एविडेंस, जैसे एविडेंस में कोई डेट चली गई, उनका वकील आता है, साहब मुझे अवसर चाहिए, 3 अवसर उसने ले लिए, मतलब मान के चलो 4 महीने चले गए, 4 या 5 महीने। तो इस तरह फिर उसमें टाइम बढ़ाया जा सकता है, एक्सेप्ट कर दिया जाता है। ये चीज़ें निश्चित तौर पर आप जान लें।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि ट्रायल में कितना समय लगता है। और इसे 498 ए का ही नहीं माने आप, और भी किसी मामले में जो क्रिमिनल मामले हैं उनमें मान के चले कि यही समय लगना है, निश्चित तौर पर यही समय लगना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि यदि आप भी चाहते हो, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि किसी विषय पर आपको वीडियो बनवाना है, तो मुझे आप कमेंट में लिखेंगे। मैं निश्चित तौर पर आपके जो भी विषय होगा, जो भी कमेंट होगा, उसे पढ़ूंगा, उसके बाद उसके लिख लूँगा मैं, और जैसे ही मुझे समय मिलेगा निश्चित तौर पर आपके विषय पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।